हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइंस नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माई सेल्फ प्रियंका सिंह। और आज हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानेंगे। ये जो कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस है, तो इसके न्यूज़ में आप प्लाज्मा थेरेपी के बारे में ज़रूर सुने होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या, इसके प्रोसीजर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। आज हम लोग वो सारी चीज़ें यहाँ जानेंगे कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसके प्रोसीजर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं या फिर कुछ भी। तो जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में या फिर प्रीवियस डिकेड्स में जब कोई न्यू वायरसेस अगर कोई बॉडी पे अटैक करता था तो जब कोई बॉडी उस वायरस से अगर रिकवर हो जाती थी तो उसके बॉडी में क्या होता था, अ, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार हो जाती थी। तो उससे क्या होता था कि अदर पेशेंट्स को वो ब्लड सप्लाई करके या फिर वो प्लाज्मा सप्लाई करके रिकवर करा जाता था। तो यही होता है। तो इन शॉर्ट यही होता है प्लाज्मा थेरेपी। तो हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। तो प्लाज्मा थेरेपी कन्वोल्यूशन प्लाज्मा थेरेपी involves transfusing certain components from the blood of people who have recovered from a virus attack into people who are very sick with the virus or people who are at high risk of getting the virus। कन्वोल्यूशन प्लाज्मा थेरेपी एक वो थेरेपी है, ये क्या होती है, इसमें ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब ट्रांसफर होता है हमारे ब्लड कंपोनेंट्स का। अगर कोई पीपल है, अगर कोई पर्सन है जो किसी वायरस अटैक से रिकवर हो चुका है, तो क्या होता था उस पर्सन के ब्लड से कुछ कंपोनेंट्स लेके जो वेरी सिक पर्सन है या फिर जो बहुत ज्यादा रिस्क है कि हाँ इससे उस वायरस से अटैक हो सकता है, तो उसमें क्या किया जाता था, उस रिकवर्ड पर्सन के ब्लड से जो कंपोनेंट्स लिया जाता वो इंसर्ट पर्सन में डाला जाता था। क्या होता था, उसकी जो रिकवर होने की चांसेस थी वो ज्यादा हो जाती थी। तो अब है एम क्या है प्लाज्मा थेरेपी का। द एम ऑफ द थेरेपी इज टू टेक एंटीबॉडीज फ्रॉम अ ब्लड ऑफ अ पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम अ वायरस एंड ट्रांसफर देम टू अ सिक पर्सन। तो इस थेरेपी का एम क्या है, इस थेरेपी का एम क्या है, अगर कोई पर्सन है, अगर वो किसी वायरस के अगेंस्ट अपने अंदर एंटीबॉडीज बना चुका होता है, तो क्या किया जाता था, जो रिकवर्ड पर्सन है उस पर्सन से ब्लड लेकर के उससे एंटीबॉडी निकाल करके सिक पर्सन में डाला जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। उससे क्या हो जाता था, जो सिक पर्सन के जो रिकवर होने के चांसेस थे वो बहुत ज्यादा हो जाते थे। इसलिए ये थेरेपी अपनाई जाती है, ये एम है इस थेरेपी का। दिस पैसिव एंटीबॉडी थेरेपी सिक्स टू ट्रांसफर एंटीबॉडीज टू अ सिक पर्सन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एंड ट्रीट द डिजीज। तो इसमें क्या होती थी इस थेरेपी में कि जो रिकवर होने के चांसेस थे वो ज्यादा क्यों हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर कोई रिकवर्ड पर्सन है उसके अंदर पहले से उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो वो बनने में भी टाइम लगता है। तो लेकिन अब क्या है, वो एंटीबॉडीज आप में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। तो इससे क्या होती है, जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आप में डाली जा रही थी, डाली जा चुकी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी उस डिजीज या फिर उस वायरस पे जल्दी ही अटैक करती है और उसे मार डालती है। अब क्या है, हाउ डज इट वर्क्स, मतलब ये जो थेरेपी है ये वर्क कैसे करती है, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये वर्क कैसे करती है। एज पीपल फाइट द वायरस दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट अटैक इट। अगर कोई पर्सन है, अगर उस पर कोई वायरस अटैक किया है तो वो क्या करता है, उस वायरस या फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। Those antibodies proteins that are secreted by immune cells, those known as B lymphocytes। और वो जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ से सिक्रेट होती थी, इम्यून सेल से बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या होता था, उस एंटीबॉडीज को सिक्रेट करता था एंड फाउंड इन प्लाज्मा और लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। और ये जो बी लिम्फोसाइट, ये जो एंटीबॉडी तैयार किया है वो एंटीबॉडी पाई कहाँ जाती है, ब्लड के जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें ये एंटीबॉडी पाई जाती है। आर फाउंड इन प्लाज्मा और द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट एंड सपोर्ट इम्यूनिटी। तो इससे क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। Once a person recovers, that person has developed antibody that will stay in their blood waiting for fight the same virus। तो उस पर्सन से क्या हो, उस रिकवर्ड पर्सन से एंटीबॉडीज ले चुके हैं हम। अगर वही एंटीबॉडी अगर किसी अदर पर्सन पे अटैक कर रहा है तो उसमें क्या होते थे, उस एंटीबॉडीज को उस पर्सन में इंजेक्ट किया जाता था, जिससे कि वो क्या होता था, वो उस वायरस या फिर उस एंटीजन से रिकवर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या है, एक पेशेंट, ये जो रेड कलर में मैं एक पेशेंट शो कर रही हूँ, इस पेशेंट पे क्या है, कोई भी वायरस या फिर कोई भी चीज
कोई भी वायरस या फिर कोई भी एंटीजन क्या है अटैक किया हुआ है, तो क्या होता है वो धीरे धीरे रिकवर होती है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, रिकवर, वो रिकवरी हो जाए, तो इसके में क्या हुआ, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन के तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसके बॉडीज, जो रिकवर्ड पर्सन है उसके बॉडीज से ब्लड लेते हैं या फिर प्लाज्मा लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉकेट में ब्लड ले लिया, ये जो आपको दिख रहा है इसमें वो ब्लड है। अब इस ब्लड से या फिर इस प्लाज्मा से क्या करते थे, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही है उससे को न्यूट्रलाइज करते थे, मतलब उससे क्या करते थे, निकालते थे, प्लाज्मा से उस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को निकालते थे। अब क्या करते थे, उसका सीरम बना के एक इंजेक्शन के फॉर्म में तैयार करते थे। फिर क्या करते थे, जो एक्सपोजर है या फिर जो न्यू पेशेंट है उस वायरस या फिर उस एंटीजन का, उसमें हम लोग इंजेक्ट करते थे। तो इससे क्या होता था, उस पर्सन की जो रिकवरी चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो ये एक सिंपल वे में मैं इस फिगर के थ्रू बताई हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है। अब हम लोग आते हैं कि प्लाज्मा, प्लाज्मा में पहले बताई थी ब्लड के एक लिक्विड पार्ट में पाया जाता है। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि आखिर ब्लड में कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा का और जितने सेल्स हैं उनके। तो प्लाज्मा में मैंने ये बताया कि 245% क्या होते हैं हमारे में, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। आप लोग इन सब के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो 45% क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स। और जो 55% जो बचे होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा। अब बात आती है कि प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा एक तरीके के येलो कलर लिक्विड होते हैं जिसमें कि वाटर, कार्बन फैक्टर्स, CO2, हॉर्मोन्स, मिनरल आयंस, ग्लूकोज और डिजॉल्व प्रोटीन्स इसमें रहते हैं। और मैंने बताया कि जो एंटीबॉडीज भी है वो भी कहाँ रहते हैं, प्लाज्मा में ही रहते हैं। तो इसमें से कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो एंटीबॉडीज का काम करते हैं। अब यहाँ पे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स, कंपोजिशन के बारे में आता है। तो प्लाज्मा में क्या आता है, 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। 6 to 8% प्रोटीन, 1 to 2% आयंस। ये होता है इसका कंपोजिशन। अब क्या है, प्लाज्मा में 3 टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। पहला है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है फिब्रिनोजेन। अब एल्बुमिन क्या होता है, ये ब्लड के कोगुलेशन, मतलब फ्लूइडिटी को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, इसमें 3 टाइप्स के सेल होते हैं, अल्फा अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड लास्ट वन इज गामा सेल्स दैट हेल्प्स टू फॉर्म एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय WBC। ये क्या करता है ग्लोब्यूलिन, ये इसमें 3 टाइप्स के सेल होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। ये किस में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। लास्ट आता है फिब्रिनोजेन। तो एल्बुमिन क्या करता था, ब्लड को रेगुलेट करता था, फ्लूइडिटी रेगुलेट करता था। और फिब्रिनोजेन क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिब्रिनोजेन का होना। अब क्या है इसका प्रोसीजर के बारे में हम जानेंगे कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी का प्रोसीजर क्या है। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, बिफोर द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। तो हम लोग पहले जानेंगे बिफोर द प्रोसीजर में क्या होता है। तो बिफोर द प्रोसीजर में क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन है इंसर्ट, जिसपे कि वायरस अटैक कर चुका था, फिर वो रिकवर हो चुका है। तो रिकवर होने के बाद क्या होता था, जो भी उसके हेल्थ केयर टीम है उसको क्या करती है, तो बिफोर द प्रोसीजर में क्या होता है, जो आपके हेल्थ केयर टीम है वो आपको इस प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करती है। इस प्रोसीजर को प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है, एक स्टेराइल सिंगल निडिल होती है, मतलब उसको एक ही बार यूज किया जाता है। स्टेराइल सिंगल निडिल होती है, वो आपके एक आर्म के वेन में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि उस निडिल से क्या हो सके, आपके प्लाज्मा को बाहर निकाला जा सके। तो और वो जो निडिल होता है वो क्या होता है, एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है। अब आते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब तक क्या हुआ, आपके आर्म में एक सिंगल स्टेराइल नीडल क्या होता है आपके वेन में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, during the procedure when a plasma arrives, the sterile plasma bag is attached to the tube and the plasma drips out of the bag and into the tube. It takes about 1 to 2 hours to complete the procedure. अब क्या होता है, उस निडल के थ्रू आपके वेन से क्या होता है, वो जो प्लाज्मा हो वो अराइव करता है। अराइव करने के बाद वो जो ट्यूब से कनेक्टेड जो बैग है, उस बैग में क्या होता है, वो इकट्ठा होते जाता है। तो इस सारे प्रोसीजर को होने में 1 to 2 आवर्स लग जाता है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज टाइम इसका है 1 to 2 आवर्स ही होते हैं। तो क्या होता है आपके बॉडी में, मैं एक शॉर्टली फिर से बता दे रही हूँ, आपकी बॉडी में क्या किया जा रहा है,
स्टेराइल सिंगल यूज नीडल आपके वेन में कनेक्ट इंजेक्ट किया जा रहा है। इंजेक्ट करने के बाद वो जो नीडल है वो एक ट्यूब, वो एक जो नीडल है वो एक ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है और वो ट्यूब क्या है, एक बैग के अंदर कनेक्टेड है। तो उस नीडल के थ्रू क्या होता है, आपके वेन से वो प्लाज्मा अराइव करता है। अराइव करने के बाद वो ट्यूब से बैग में जाकर ड्रिप आउट करता है। अब वो होता है आफ्टर द प्रोसीजर, मतलब आफ्टर द प्रोसीजर क्या होता है, बिकॉज दिस इन्वेस्टिगेशन थेरेपी हैज नॉट येट बीन टेस्टेड। अभी तक टेस्ट नहीं किया जा, तो ये तो आपकी बॉडी से जो रिकवर्ड पर्सन है उसके बॉडी से प्लाज्मा बाहर तो ले जा सकता है, लेकिन अभी क्या है, टेस्टेड नहीं है। उसके बाद क्या जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट करने तक आपको रखेंगे। तो उसके बाद जब आपकी your doctor will record your response and reaction to the treatment. He or she may recover how long you needed help with breathing or other therapies following the convalescent प्लाज्मा थेरेपी। तो आप जब तक आप पूरी तरीके से रिकवर ना हो चुके हो इस प्रोसीजर के बाद, जब तक आप पूरी तरीके से ही और शी मतलब कोई भी हो, जब तक कि वो इस प्रोसीजर की वजह से जो पूरी तरीके से रिकवर ना हो चुकी हो, तो तब तक उसकी जो हेल्थ टीम है वो उसके साथ रहेगी। अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर और भी अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो वो उसकी पूरी तरीके से ख्याल रख सके। फिर बाद में टेस्टिंग होने के बाद वो अलग लैब में जाकर के उस एंटीबॉडीज को दूसरे में डाल देता है। अब क्या है, यहाँ पे एक मैं शॉर्ट नोट बनाई बनाई हूँ। ये तो हुआ नेचुरल थेरेपीज के बारे में। अब क्या है, आजकल जो साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, तो आर्टिफिशियल भी क्या बनाया जाता है, एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देयर इज आर्टिफिशियल वे ऑफ जनरेटिंग एंटीबॉडीज यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, हम लोग आर्टिफिशियल वे में एंटीबॉडी बनाते हैं या फिर जनरेट करते हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन इन ऑर्डर टू ब्लाइंड टू देयर टारगेट एंटीजन्स। तो इसमें क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में क्या होते हैं, आर्टिफिशियली ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होते हैं और क्या होती है, ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ही टारगेट होता है कि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ये काम का है। Laboratory production of monoclonal antibodies is produced from clones of only one cell, which means that every monoclonal antibody produced by the cells is the सेम। तो आखिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्यों होता है, मतलब आर्टिफिशियली इसको क्यों बनाया जाता है। तो जैसे कि कोविड-19 आजकल कोरोना वायरस की वजह से अगर इसकी कोई एंटीबॉडी अगर मिल जाती है, तो दुनिया भर में इसके पेशेंट्स क्या है, बहुत ज्यादा हैं। अगर इसके कोई एंटीबॉडी मिल जाती है, तो एंटीबॉडी के सेम स्ट्रक्चर या फिर सेम फीचर्स को देख करके लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, उसे बनाया जाता है। सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर, सेम फीचर्स को देखते हुए उस एंटीबॉडी को लेबोरेटरी में ही एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडी को बनाया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, ताकि हर एक पेशेंट को क्या हो सके, वो एंटीबॉडी पहुंच सके, हर एक पेशेंट तक वो एंटीबॉडी पहुंच सके। इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज किया जाता है आर्टिफिशियली बनाने में। मैंने एक यहाँ पे फिगर बनाया है कि आखिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेबोरेटरी में यूज कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे क्या है, एक माउस है, माउस चैलेंज विद एंटीजन। इस पे क्या है, कोई एंटीजन या फिर कोई वायरस क्या किया है, अटैक किया है। तो इसके क्या किया जाता है, स्प्लिन सेल्स को बाहर निकाला जाता है। स्प्लिन सेल्स और जितने भी मायोलोम सेल्स हैं, इनको क्या किया जाता है, फ्यूजन कराया जाता है। फ्यूजन होने के बाद आपको पता है कि जब कोई भी आर्टिफिशियली अगर कोई फ्यूजन करवाया जाता है, तो हाइब्रोडोम्स बनाया जाता है। तो जब स्प्लिन सेल्स, माउस के स्प्लिन सेल्स और माइलोमा सेल्स को जब फ्यूजन करवाया गया है, तो वो हाइब्रोडोम्स बनाया गया है। हाइब्रोडोमास बनाने के बाद क्या होता है, इसको कल्चर किया जाता है। इसको मतलब लार्ज, इसको एसएटी मीडिया में क्या करा जाता है, कल्चर कराया जाता है, ताकि इसके जितने भी सेल्स वो पॉजिटिव सेल्स हों, ताकि इसमें से जो भी सेल्स हैं उसके में पॉजिटिव सेल्स को क्या किया जाए, सेलेक्ट करके बाहर निकाला जाए। और उस जो हाइब्रोडोम सेल्स है उसके क्या किया जाए, पॉजिटिव सेल्स को बाहर निकालने के बाद क्या हो रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जितने भी आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज है। तो मोनो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी को हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। तो वहां से क्या किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को निकाला जाता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, उसके प्रोसीजर, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करना ना भूलें।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।